ओके, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज लाइव और नॉट, बट ये ऑटो लाइव पे था. सरप्राइज सरप्राइज. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन. मेरा नाम है उदिशा और आप आ चुके हैं अपने चैनल एस इंग्लिश पर. मैं बस फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी अभी तक कि ये हो क्या रहा है क्या हो रहा है, बाद में पता चला कि मैं लाइव हूँ. तो बहरहाल आज आप लोगों से बात करने वाले हैं 10 ऐसी गलतियों के बारे में जो ज्यादातर जो मेरी नजर में आई है वो हमारे देश में ऐसा होता है और बहुत सारे लोग वो गलतियां करते हैं. सो द आइडिया इज कि वो गलती करने की जरूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल खुद से बनाई हुई चीजें हैं या हम को लगता है, हमने ऐसा मान लिया है कि ये गलती करना ठीक है, नॉर्मल है, इसलिए हम करते आ रहे हैं. या कुछ लोगों को तो ये लगता है कि दिस इज द राइट वे टू टॉक, तो इसलिए वो इस गलती को दोहराते रहते हैं. सो हाय एवरीवन, हाय आशीष, अर्चना, नीलेश, अंकित, सुबोध एंड यश एंड एवरीबडी हु इज हियर. आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास, स्टार्टिंग विद द नंबर 1, माय फेवरेट मिस्टेक ऑफ ऑल. आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल टॉक लाइक दिस. आई कांट एबल टू, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो रहा है. जब भी किसी इंसान को अपनी अक्षमता दिखानी होती है, ये कहना होता है कि भैया हमसे ये नहीं हो पा रहा है या हम नहीं कर सकते या मेरे काबिलियत के बाहर की चीज़ है, तो ये कई बार लोग बोलते हैं. और मैं आपको बताती हूँ, नहीं बताऊंगी मैं, तो मेरे कहीं पर एक टीचर प्रोफेसर थे, वो ऐसा बोला करते थे और मैंने एक आध बार समझाने की कोशिश की थी, बट आप ज़्यादा नहीं समझा सकते अपने टीचर को. तो आई कांट एबल टू इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. मैं ये नहीं कर पा रहा हूं. आई एम नॉट एबल टू, यानी ये हमसे नहीं हो पा रहा है. आई एम नॉट एबल टू, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मेरी क्षमता की के बाहर की बात है. आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस. सो ये कैन नॉट और एबल को साथ में यूज करने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू, इनको अलग अलग यूज करिए. मैं नहीं कर पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट. राइट, ये आपके दो यूसेज हैं. नेक्स्ट देखते हैं, ही इज नॉट रिप्लाइंग बैक टू मी. ही इज नॉट रिप्लाइंग बैक टू मी. ये रिप्लाइंग बैक जो तुम्हारा वर्ड है, ये तुरंत गलत हो जाता है. रिप्लाई हो जाए, रिवर्स हो जाए, रिवाइंड हो जाए, रिटर्न हो जाए, इन सारे शब्दों में जब तुम्हें RE दिख रहा है, रिप्ले बैक, उस सीन को दोबारा प्ले कर दो, है ना, रिप्ले बैक कर दो. सो ये रिप्ले बैक करना, रिप्लाई बैक करना, रिटर्न बैक करना, सब गलत है. राइट, आपको क्या करना है, रिप्लाई के बाद बैक को नहीं लगाना है, रिटर्न के बाद बैक को नहीं लगाना है, रिप्ले के बाद बैक को नहीं लगाना है, बिकॉज इन शब्दों के अंदर बैक का मीनिंग पहले से जुड़ा हुआ है, कॉनोटेशन में बैक है, इनके अर्थ में बैक शब्द पहले से मौजूद है. तो अगली बार सिर्फ ये कहिए, ही इज नॉट रिप्लाइंग टू मी, एंड इफ ही इज नॉट रिप्लाइंग टू यू, मे बी ही इज नॉट इंटरेस्टेड. तो किसी के पीछे मत पड़िए. राइट, तो ये दो फालतू के ज्ञान के साथ एक इंग्लिश का ज्ञान मुफ्त. यू आर कमिंग ना, यू आर ओके ना, यू आर श्योर ना, ये एक हमने बड़ी आदत बनाई हुई है. सो आपने सुना होगा, ज्यादातर लोग ऐसे बात करते हैं जब वो कोई भी अश्योरेंस ले रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ना के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दो, सब ठीक हो जाएगा. तुम श्योर हो ना, यू आर श्योर ना. आपको सवाल पूछना है. सवाल जब आप पूछते हैं तो या तो आप WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं. यहां पर आप किसी की अवस्था के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो ना, तुम आ रहे हो ना, अवस्था. राइट, तो कैसे पूछेंगे आप ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लगाइएगा. कैसे कहेंगे आप, यू आर कमिंग नहीं, आपको इंस्टेड ऑफ दैट पूछना है, आर यू कमिंग. आप ऐसे करके अपना सवाल पूछ सकते हैं. दैट्स इट. मान लीजिए कि कभी कभी हमें किसी से हामी भरवानी होती है, अश्योरेंस लेना होता है कि हाँ मैं आ रहा हूं, तब आप कह सकते हैं यू आर कमिंग, राइट, यू आर कमिंग राइट. ना की जगह आप क्या कह सकते हैं, राइट कह सकते हैं. यू आर ओके, आर यू, ये जो आपने यहां पर एंड में आर यू लगाया है,
अच्छा, आई एम ओके, एम आई, तो अपना सब्जेक्ट देख लेना, उसके हिसाब से एंड में ये छोटा सा टैग, क्वेश्चन टैग लगा दोगे तो रीअश्योरेंस के लिए ये बेहतर रिप्लेसमेंट है, इंस्टेड ऑफ सेइंग ना ना। ये बहुत कैजुअल होता है। इमेजिन करिए अपने क्लाइंट से बात करते वक्त, या आपने किसी मीटिंग में, या आपने किसी इंटरव्यू में आप इस तरह बोलेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, गलत होगा। सो ये कुछ बातों का ध्यान रखिए। ना को एलिमिनेट करने का सीधा तरीका मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप यूज करिए। नेक्स्ट, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। नाउ दिस इज एंगर, गुस्से में इंसान पूछता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है। करेक्ट एवरीबडी। और हम उसको कैसा अनुवाद करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, राइट। और ऐसे ही गुस्से में बोलते भी हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी। लेकिन ये तो बड़ा प्यारा सा सेंटेंस हो गया। जैसे हम पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट कार, उस गाड़ी के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ शाहरुख खान, शाहरुख खान के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, तुम्हारी नज़र में मैं कैसी हूँ। आप ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं किसी का, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। गुस्सा दिखाने के लिए इसका ट्रांसलेशन हो जाता है व्हाट हैव यू टेकन मी फॉर, What have you taken me for, या फिर तुम मुझे समझते क्या हो, What do you take me for। तो टेंस के अनुसार बदल सकते हैं, बट टू टेक someone for something, किसी को गलत तरह से ट्रीट करना, किसी को जो डिजर्विंग सम्मान है वो ना देना, राइट। तो आपके सामने ये एक दूसरा रिप्लेसमेंट जो कि आपको यूज करना चाहिए, ना कि ये वाला, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, शी टोल्ड टू मी टू नेवर कॉल हर अगेन। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, बहुत सारे लोग एंड प्रीटी मच एवरी डे बोलते हैं, शी टोल्ड टू मी टू नेवर कॉल हर अगेन। एक बात समझिएगा कि जब भी आप टेल वर्ड लिखते हैं ना, इसके बाद आपको डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, फॉर, ऑफ, अबाउट, टू, कुछ भी नहीं, सीधा ऑब्जेक्ट, जिसको जिसने जो बताया है, ठीक है। शी टोल्ड मी, आई टोल्ड यू, यू टोल्ड देम, दे टोल्ड हर, कोई भी, जो भी लगाना है तुम्हें, बट बीच में प्रेपोजिशन मत लाओ। सो ये टोल्ड टू मी गलत है, राइट। इसी तरीके से एक और एरर किया जाता है, ही सेड मी टू कम टुमारो, ही सेड मी टू कम टुमारो। ये ही सेड मी भी गलत है। जैसे टोल्ड और टेल के बाद तुम प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, ठीक वैसे ही सेड के बाद बिना प्रेपोजिशन के काम नहीं कर सकते। तो यहां क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी टू कम टुमारो, उसने मुझे बोला कि कल आना। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज योर गुड नेम। आप लोगों के 2 नाम है, एक अच्छा नाम, एक बुरा नाम। हिंदी में कहा जाता है आपका शुभ नाम क्या है, तो इसी का लिटरल ट्रांसलेशन करके इसको बना दिया गया व्हाट इज योर गुड नेम, जो कि बेसर पैर की बात है, क्योंकि गुड नेम पूछ रहे हो तो इसका मतलब बैड नेम एग्जिस्ट करता होगा, नहीं करता ना, किसी का कोई बैड नेम थोड़ी होता है, नहीं होता। तो आपको क्या करना है, यहां से वर्ड हटा देना है, सीधा पूछो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये गुड नेम बैड नेम का फंडा ही खत्म, केयरफुली करना है ना, लिटरल ट्रांसलेशन में नहीं फंसना है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम, नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट टुमारोज मीटिंग। ये तो बड़ा कॉमन है, कई बार ये भी कहते हैं लोग, आई डिपेंड ऑन माई फैमिली, मैं अपने परिवार पर डिपेंड करती हूँ या करता हूँ। ये भी गलत है, जैसे ये गलत है वैसे ये भी गलत है। डिस्कस के बाद अबाउट की आवश्यकता नहीं है, और डिपेंड के बाद ऑन नहीं अपॉन लगता है। कई बार लोग कहते हैं शी इज एंग्री फ्रॉम मी, ये भी गलत है। ठीक है। तो आपको क्या बातों का ध्यान रखना है, प्रेपोजिशन का दुरुपयोग मत करिए, उसको वहां लगाइए जहां पर उसकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। बेवजह की जगहों पर लगा देने से कोई अर्थ नहीं बन रहा है, गलत हो रहा है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस शब्द के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, एवरीबडी। ओके, नाउ यू सी, लेट अस डिस्कस टुमारोज मीटिंग। डिस्कस के बाद आपको सीधा अपना ऑब्जेक्ट, चलो कल की मीटिंग डिस्कस करते हैं,
डिस्कस अबाउट नहीं, डिस्कस के अंदर अबाउट होता है पहले से, इसके अर्थ के अंदर अबाउट है. सो यू डोंट हैव टू एड अनदर वर्ड हियर, अनदर प्रपोजिशन आपको नहीं ऐड करना है. आई डिपेंड ऑन नहीं कहते हैं, अपॉन कहते हैं. आई डिपेंड अपॉन माई फैमिली. ठीक है, डिपेंड वर्ड तुम जिधर भी लगाना वहां साथ में अपॉन का इस्तेमाल करना. ठीक है, देखो और क्या है हमारे पास. स्थिति मेरे नियंत्रण में है. अरे अरे हमने सब संभाल रखा है, घबराओ मत. तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं, कहते हैं द मैटर इज इन माई हैंड्स. द मैटर इज इन माई हैंड्स को जब तुम हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो ऐसा लगेगा मामला मेरे हाथ में है. कौन सा मामला हाथ में? आप तो कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो ये मैटर इज इन माई हैंड करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है. मैटर हो गया से मैटर इज इन माई हैंड ये बोलने लग गए हैं. ये तो मैंने आज 1-2 दिन पहले ही सुना है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए. लिटरल ट्रांसलेशन मत करिए. जैसे बहुत सारे अंग्रेजी के फ्रेजेस और वाक्यों का हिंदी में लिटरल ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे हिंदी फ्रेजेस का अंग्रेजी में भी नहीं हो सकता. सो जब आपको कहना है कि भैया सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कुछ बाहर नहीं जाएगी बात, हम संभाल लेंगे एटसेट्रा, तो आपको कहना चाहिए आई एम इन कंट्रोल. अब ये आप ये नहीं बोल रहे हो कि हम कंट्रोल में हैं, हम नियंत्रण में हैं, नहीं, चीजें मेरे नियंत्रण में हैं. आई एम इन कंट्रोल, डोंट वरी. जैसे हम कहते नहीं आई एम इन चार्ज, हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही इंचार्ज हैं, सब हमारे हाथ में है. सो वैसे ही हम कहते हैं आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन चार्ज एटसेट्रा. ओके, सो डोंट से थिंग्स लाइक द मैटर इज इन माई हैंड. ये गलत है. अगेन ये लिटरल ट्रांसलेशन का एक और एग्जाम्पल है. कुछ और चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए, जो हम गलतियां लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जर्नी स्पोकन इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में अच्छी नहीं हो पा रही है. सबसे ऊपर आता है प्रोनाउंसिएशन. बच्चा डेली सुनता है कि मैम अमेजिंग कहती हैं, लेकिन जब वो मुझसे बात करता है तो अमेजिंग की जगह अमेजिंग बोलता है. राइट? रोज सुनेगा कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, जब बात करेगा तो बोलेगा इंग्लिश. कई 100 वीडियोस में देख चुका है कि मीनू नहीं होता, मेन्यू नहीं होता, मेन्यू होता है, मेन्यू होता है. नहीं जी, हम सही नहीं बोलेंगे. राइट? और जब सही नहीं बोलते हैं तो फिर पब्लिक में बोलते वक्त एकदम नर्वस हो जाते हैं. तो ये गलतियां सुधारनी पड़ेंगी, तभी आगे चल करके इम्प्रूवमेंट दिखेगा. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको यहाँ पर अब आने वाले टाइम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस पर काम करते रहिए. 2 और चीज़ें, वॉइस कंट्रोल. वॉइस कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी गैर ज़रूरी चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप हल्के में भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ पे दबाव बनाना है, किसी चीज़ को एम्फेसिस दिखाना है, उस पर एम्फेसिस डालना है, तो वहाँ आपकी आवाज़ बदल जाती है, आपकी टोन, आपकी वॉल्यूम, आपकी वॉइस का टेक्सचर बदल जाना चाहिए. लोग गला दबा के बोलते हैं माय नेम इज दिस. ऐसे कितनी मीटिंग डिकोड कर पाओगे? कितने क्लाइंट्स को कन्विंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. और वही परेशानी आगे चल कर के बहुत बड़ी बन जाती है. हम जब अपने घर की 4 दीवारी में प्रैक्टिस करते वक्त एकदम नर्वस हैं, तो आप सोचिए कि जब अनजान लोग 50-60 बैठे होंगे तो आप कैसे बात करिएगा? Then it's going to be a problem for you, right? So you have to have good control on your voice. And then too many irrelevant fillers, ba में ही दुनिया खत्म हो जाती है, right? उसके बाद चलो अब से आगे बढ़े, like, actually, basically, so, क्या करना है? Why do you have to use these words? इसकी जगह पर बच्चा थोड़ा शांत क्यों नहीं हो जा रहा है? थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस की पूरी तरह से कमी है. तो जितने भी दोस्त यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं और जितने लोगों को ज़रूरत है और समझ में आ चुका है, विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट स्पोकन इंग्लिश आने वाले टाइम में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों प्रॉब्लमैटिक होगी, दोनों अटकी रहेगी. ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है भैया, सीधे तरीके से बता रही हूँ. अभी तुम लोगों का ऑफर चल रहा है, स्पेशल डबल वैलिडिटी मिल रही है. लंबे समय के लिए तुम्हारा 75 हार्ड का बैच अवेलेबल है स्पोकन इंग्लिश का. इसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट्स, डेली क्विजेस और साथ ही साथ जूम क्लासेस के साथ स्पोकन इंग्लिश सिखाया जाता है. यानी कि ये नहीं कि आपको 1000 फ्रेजेस रटाए गए, आपको बोलने का मौका भी दिया जाता है, आपको ऑन द स्पॉट मेंटरशिप मिलती है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपका प्रोनाउंसिएशन, टोन, वॉइस, हर चीज पर काम किया जाता है.
राइट? तो ये जो आपका बैच है, इसका लिंक हमने आपके चैट बॉक्स में पिन कर दिया है। डिले मत करिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे अभी अवेलेबल है। आपका कोड है Y169, लिंक पे क्लिक करना, जहां पर लिखा है बाय नाउ, उसके नीचे लिखा है व्यू ऑफर्स। व्यू ऑफर्स पर क्लिक करो और अपना कोड लगा दो Y169। फाइनल प्राइस आपको मिल जाएगा 999 का, ठीक है? तो अब आज अभी एडमिशन लेने के बाद ही आगे बढ़ना। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी तुम धीरे धीरे काम करोगे, फिर निकलोगे, इंटरव्यू देने जाओगे, फिर आके बोलोगे मैम नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू में अटक जा रहा हूं, तो बहुत लेट हो जाएगा। काम करना शुरू करो, अपने आप को अभी से प्रिपेयर करो, है ना? 6 महीने पहले आराम से बिता लेते हो, फिर जिस दिन अगले दिन इंटरव्यू होता है, फिर उस दिन क्लास लेने से कुछ नहीं होता। जब मालूम है कि अभी हमें 6 महीने बाद नौकरी चाहिए होगी, तो अभी से काम करो। कॉलेज के प्लेसमेंट में भी भला नहीं हो पाएगा अगर आप बात ही नहीं कर पाएंगे तो। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गो अहेड, एनरोल इन द बैच, ये तुम्हारा कोड है, फटाफट से ज्वाइन कर लो और हम मिलेंगे कल शाम 7 बजे आपकी क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।